नमस्कार दोस्तों, वेलकम। आज इस एक्सप्लेनर में हम कॉर्पोरेट लॉ के कुछ ऐसे फाउंडेशन केसेस को डिकोड करेंगे जो जिन्होंने सब कुछ बदल दिया, बिल्कुल आसान भाषा में, आई प्रॉमिस। तो सबसे पहले एक बहुत ही फंडामेंटल सवाल, क्या एक कंपनी एक इंसान है कानून की आंखों में? ये सवाल ही पूरे कंपनी लॉ की नींव है। चलिए इसको अच्छे से समझते हैं। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? हम बेसिकली एक कंपनी की पूरी लाइफ स्टोरी देखेंगे, उसके जन्म से यानी द बर्थ से लेकर उसके पर्दे के पीछे क्या होता है, द वेल। फिर हम उसके पेरेंट्स यानी प्रमोटर्स के बारे में बात करेंगे, उसकी लीगल बाउंड्रीज क्या हैं, और हाँ, एंड में एक सुपर क्विक रिवीजन स्टोरी भी है। सो स्टे ट्यून्ड। ओके, सो सबसे पहले कंपनी का जन्म। और जब भी कंपनी के जन्म की बात होती है, एक ही केस सबके दिमाग में आता है, द लेजेंडरी सैलमन वर्सेस सैलमन केस। यहीं से सारी कहानी शुरू होती है। तो हुआ ये कि एक आदमी थे, एरन सैलमन, जूतों का बिजनेस था उनका। उन्होंने क्या किया, एक कंपनी बनाई, सैलमन एंड कंपनी लिमिटेड। फिर अपना ही बिजनेस अपनी ही कंपनी को बहुत महंगे दाम पर बेच दिया, और बदले में कंपनी से पैसे लेने के बजाय उन्होंने ले लिए डिबेंचर्स। इससे वो बन गए एक सिक्योर्ड क्रेडिटर। मतलब ये कि अगर कंपनी फेल होती है तो सबसे पहले पैसा उन्हीं को वापस मिलेगा। और गेस व्हाट, कंपनी फेल हो गई। अब जो बेचारे बाकी आम क्रेडिटर्स थे, जिन्होंने कंपनी को मॉल सप्लाई किया था, वो खड़े रह गए, उन्हें कुछ नहीं मिला। तो सब लोग कोर्ट गए, और कोर्ट ने जो फैसला सुनाया उसने कॉर्पोरेट लॉ की दुनिया ही बदल दी। कोर्ट ने कहा, एक कंपनी कानून की नज़र में एक अलग इंसान है, एक इंडिपेंडेंट लीगल पर्सन। उसका अपने मालिक से, अपने मेंबर से कोई लेना देना नहीं है, दोनों अलग हैं। दैट्स इट। यही था उस केस का आखिरी फैसला, द कोर जजमेंट। हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने साफ साफ कहा कि कंपनी इज एंटायरली डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर्स, और बस इसी एक लाइन से कंपनी का जन्म एक अलग इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल के तौर पर हो गया। ओके, तो अब कंपनी एक अलग इंसान बन गई है, राइट? लेकिन क्या हो अगर लोग इस अलग इंसान वाली बात का गलत फायदा उठाएं? अगर इसके पीछे छुपकर कोई फ्रॉड करे, तब क्या होगा? यहां पर कॉन्सेप्ट आता है लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट वेल का, यानी पर्दा कब उठता है। चलिए देखते हैं। इसके लिए हम देखते हैं गिलफोर्ड मोटर कंपनी वर्सेस होने का केस। इस केस में एक मिस्टर होन थे, जिन्होंने कंपनी को एक ढाल की तरह यूज करके एक प्रॉमिस तोड़ने की कोशिश की। तो देखिए, उनका प्लान क्या था। उन्होंने अपनी पुरानी कंपनी छोड़ी, जहां उनके कॉन्ट्रैक्ट में एक नॉन सॉलिसिटेशन क्लॉज था। मतलब वो कंपनी के कस्टमर्स को अपने साथ नहीं ले जा सकते थे। तो उन्होंने क्या किया, अपनी पत्नी के नाम पर एक नई कंपनी खोल ली, और इस नई कंपनी के जरिए अपने पुराने एम्प्लॉयर के सारे क्लाइंट्स तोड़ने लगे। जब उन पर केस हुआ तो उन्होंने बहुत चालाकी से कहा, मैं थोड़ी कस्टमर चुरा रहा हूं, ये तो मेरी पत्नी की कंपनी है, और कंपनी तो एक अलग इंसान होती है, राइट? कोर्ट इतनी भी भोली नहीं थी। कोर्ट ने साफ साफ कहा कि यह कंपनी इमीरिए क्लोक और शाम है। मतलब यह सिर्फ एक धोखे का नकाब है, एक पर्दा है जो सिर्फ फ्रॉड करने के लिए बनाया गया है। और कोर्ट ने उस पर्दे को, उस कॉर्पोरेट वेल को उठा के फेंक दिया और कहा कि असली गलती तो मिस्टर हॉर्न की ही है। बिल्कुल ऐसा ही एक और केस है, जोन्स वर्सेस लिपमैन। एक और एग्जाम्पल कि लोग कैसे कंपनी को एक मास्क की तरह यूज करते हैं अपनी लीगल ड्यूटी से बचने के लिए। यहां मिस्टर लिपमैन ने जोन्स को एक जमीन बेचने का कॉन्ट्रैक्ट किया। बाद में उनका मन बदल गया, तो डील से बचने के लिए उन्होंने क्या किया पता है? उन्होंने फटाफट एक नई कंपनी बनाई और वो जमीन अपनी ही उस कंपनी को ट्रांसफर कर दी, और जोन्स को बोल दिया, सॉरी भाई, अब जमीन मेरी नहीं है, वो तो कंपनी की है। लेकिन जस्ट लाइक द लास्ट केस, कोर्ट ने इस चालाकी को भी पकड़ लिया। वेल लिफ्ट हुआ और लिपमैन को जमीन देनी पड़ी। ओके, अभी तक हमने कंपनी के जन्म और उसके पर्दे की बात की। अब थोड़ा सा टाइम पीछे जाते हैं, कंपनी के पैदा होने से भी पहले का टाइम, जब उसके पेरेंट्स यानी प्रमोटर्स उसको बनाने की तैयारी कर रहे होते हैं। इनकी भी कुछ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ड्यूटीज होती हैं, और इन ड्यूटीज को समझाने के लिए बेस्ट केस है अरलैंगर वर्सेस न्यू समब्रेरो फॉस्फेट कंपनी। इस केस से पता चलता है कि क्या होता है जब एक प्रमोटर अपने ही होने वाले बच्चे यानी कंपनी के साथ धोखा करता है। तो मिस्टर अरलैंगर ने क्या किया? उन्होंने एक आइलैंड खरीदा 55,000 पाउंड्स में, और फिर उसी आइलैंड को अपनी ही कंपनी को, जो वो बना रहे थे, 110,000 पाउंड्स में बेच दिया। मतलब सीधा डबल अ प्रॉफिट। और ये बात उन्होंने बाकी नए इन्वेस्टर्स को बताई ही नहीं, छुपा ली, एक सीक्रेट प्रॉफिट कमा ली। नेपाल कोर्ट ने कहा बिल्कुल नहीं, प्रमोटर्स की एक फिड्यूशियरी ड्यूटी होती है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। फिड्यूशियरी ड्यूटी का मतलब है विश्वास और ईमानदारी की ड्यूटी। एक प्रमोटर को कंपनी के बेस्ट इंटरेस्ट में काम करना होता है, वो सीक्रेट प्रॉफिट्स नहीं कमा सकता। सिंपल रूल, आप अपनी ही कंपनी को चीट नहीं कर सकते, पीरियड।
अच्छा, तो अब कंपनी बन गई, प्रमोटर्स ने भी ईमानदारी दिखा दी, अब आगे क्या? देखिए, हर कंपनी का एक रूल बुक होता है, एक संविधान, जिसे हम मेमोरेंडम और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कहते हैं। ये बेसिकली कंपनी का खेल का मैदान डिफाइन करता है। सवाल यह है कि क्या होता है अगर कंपनी इस मैदान से बाहर पैर रख। इसका जवाब मिलता है एशबरी रेलवे कैरेज कंपनी वर्सेस रिचर के केस से। तो एशबरी कंपनी के मेमोरेंडम में, यानी उनकी मेन रूल बुक में, लिखा था कि उनका काम मैकेनिकल इंजीनियरिंग और गाड़ियां बनाना है। लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने बेल्जियम में एक रेलवे लाइन बनाने के लिए पैसा फाइनेंस करने का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, जो उनके काम से बिल्कुल अलग था। तो जब मामला कोर्ट पहुंचा तो कोर्ट ने एक नया डॉक्ट्रिन बनाया, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रावीरस। अल्ट्रावीरस एक लैटिन फ्रेज है जिसका मतलब होता है बियॉन्ड द पावर्स, यानी शक्तियों से परे। कोर्ट ने कहा कि यह कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल वॉइड है, रद्द है, शुरू से ही। क्यों? क्योंकि कंपनी ने अपने एमओए में लिखी हुई सीमा को लांघ दिया था। और ये इतनी बड़ी गलती मानी जाती है कि कंपनी के सारे शेयर होल्डर्स मिलकर भी इसको ठीक नहीं कर सकते। सो द सिंपल रूल इज, कंपनी अपने प्लेग्राउंड से बाहर नहीं जा सकती। अच्छा, अब ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए, एशबरी का अल्ट्रावायरस रूल कंपनी और उसके इन्वेस्टर्स को तो बचा रहा है, राइट? लेकिन उस बेचारे आउटसाइडर का क्या, जिसने कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था? उसकी क्या गलती? तो कानून को एक बैलेंस बनाना पड़ता है, और यहां पर आते हैं दो और इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन्स। एक है डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, जो आउटसाइडर को बचाता है, और दूसरा है जो कंपनी को बचाता है। इसको ऐसे समझिए, ये दो ढाल हैं, टू शील्ड्स। पहला है आउटसाइडर शील्ड, जो है डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। ये तुर्कॉन के केस से आया। ये कहता है कि आउटसाइडर को कंपनी के अंदर की कार्यवाही, इंटरनल प्रोसीजर्स चेक करने की जरूरत नहीं है। वो अज्यूम कर सकता है कि सब ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर लोन के लिए रेजोल्यूशन चाहिए था तो बैंक मान लेगा कि रेजोल्यूशन पास हो गया होगा। अब दूसरा देखिए, कंपनी शील्ड। ये है डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। ये कहता है कि कंपनी के एमओए और एओए पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हैं, और ये माना जाता है कि हर आउटसाइडर ने उन्हें पढ़ लिया है। आप ये नहीं कह सकते कि मुझे नहीं पता था। जैसे अगर एओए में लिखा है कि कॉन्ट्रैक्ट पर 2 डायरेक्टर के साइन चाहिए और आपने एक साइन वाला कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट कर लिया, तो गलती आपकी है, कंपनी की नहीं। ओके, बहुत सारे केसेस हो गए, राइट? सैलमन, गिलफर्ड, अर्लैंगर, एशबरी। कंफ्यूजिंग हो सकता है, तो चलिए एग्जाम्स के लिए इन सबको याद रखने का एक सुपर इजी तरीका देखते हैं। हम इन सबको एक सिंपल स्टोरी में फिट कर देते हैं, द लाइफ ऑफ लीगली लिमिटेड। तो बस ये कहानी याद रखिए। स्टेप 1, कंसेप्शन, मतलब कंपनी का विचार। यहां आते हैं पेरेंट्स यानी प्रमोटर्स और उनकी ऑनेस्टी का रूल फ्रॉम द एरलैंगर केस। स्टेप 2, बर्थ, कंपनी पैदा हो गई और वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। ये है हमारा सैलमन केस। स्टेप 3, फेक आइडेंटिटी, अगर कंपनी को एक मास्क की तरह यूज किया जाए तो पर्दा उठेगा। ये हैं गिलफर्ड एंड जोन्स केसेस। स्टेप 4, प्लेग्राउंड, कंपनी अपने दायरे से बाहर नहीं जा सकती। ये है एशबरी केस का अल्ट्रावायरस। और आखिर में स्टेप 5, मीटिंग स्ट्रेंजर्स, जब कंपनी बाहर वालों से मिलती है तो दोनों के पास ढाल होती है। आउटसाइडर के पास इंडोर मैनेजमेंट टर्क्वाइंट और कंपनी के पास कंस्ट्रक्टिव नोटिस कोटला। देखा कितना सिंपल है। ऑलराइट, टाइम फॉर अ सुपर फास्ट रिकैप। चलिए 30 सेकंड्स में सब कुछ रिवाइज करते हैं। रेडी? ओके, हियर वी गो। सैलमन, सेपरेट लीगल एंटिटी। गिलफोर्ड एंड जोन्स, लिफ्टिंग द वेल। अर्लैंगर, प्रमोटर्स की फिड्यूशियरी ड्यूटी, नो सीक्रेट प्रॉफिट्स। एशबरी, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रावायरस, एमओएस से बाहर कुछ नहीं। तुर्कांड, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, आउटसाइडर को प्रोटेक्शन। एंड कोटला, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, आउटसाइडर को एओए पढ़ना पड़ेगा। ये 6 पिलर्स हैं, इनको समझ लिया तो आपने कॉर्पोरेट लॉ की नींव समझ ली। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए LLB स्टूडेंट अड्डा चैनल को फॉलो करें एंड सब्सक्राइब करें। If you want any new topic, comment below.